कौन है ये आदमी? ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसकी वजह से इतनी सीरियस कंडीशन में भी खुद को सरेंडर करना पड़ा? पूरी कहानी जानने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये थे पिचई राजगोपाल यानी पी राजगोपाल। पी राजगोपाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के एक छोटे से गांव पन्नाईविलाई में हुआ था। उनके पिताजी प्याज विक्रेता थे। परिवार की आर्थिक स्थिति नॉर्मल थी। 1973 में उन्होंने चेन्नई शहर में एक किराना की दुकान खोली। इस दुकान का नाम मुरुगन रखते हैं। मुरुगन भगवान कार्तिकेय का नाम है और पी राजगोपाल मुरुगन को बहुत पूजते थे और इस मुरुगन स्टोर का स्लोगन है क्वालिटी हाई क्वालिटी। और इसी साल राजगोपाल की शादी हो जाती है। फिर वो एक ज्योतिषी से मिलते हैं जो उनको कहता है कि एक ऐसा काम स्टार्ट करो जिसमें आग की जरूरत पड़े। और उससे कुछ दिनों पहले ही उनके किराना स्टोर पर एक आदमी आया था जो बहुत भूखा था और आसपास कोई खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पर वहां पर खाने की कोई भी शॉप या रेस्टोरेंट नहीं था। ज्योतिष की ये बात सुनकर उनको रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आया, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो आग की जरूरत पड़ती है। फिर राजगोपाल अपने रेस्टोरेंट के नाम के बारे में सोचते हैं। उनकी किराना दुकान का नाम था मुरुगन स्टोर। भगवान मुरुगन का दूसरा नाम सरवना भी है और इसी वजह से रेस्टोरेंट का नाम पड़ जाता है सरवना भवन। 14 दिसंबर 1981 को चेन्नई में राजगोपाल अपना पहला रेस्टोरेंट खोलते हैं और उधर डोसा, इडली और वड़ा बेचने लग जाते हैं। इस समय चेन्नई में मानो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। धीरे धीरे उनके रेस्टोरेंट के बारे में बात फैलने लगी और लोग उधर खाना खाने आने लगे। 90 के दशक तक चेन्नई में कई ब्रांच खुल गए थे। उन्होंने मैकडोनल्ड जैसे मल्टीनेशनल फास्ट फूड ब्रांड से प्रेरणा ली और अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी शुरू की। सन 2000 में दुबई में पहली इंटरनेशनल ब्रांच खोली। आज सरवना भवन की भारत में 33 और 25 देशों में 81 से अधिक ब्रांचेस हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश शामिल हैं। खाने की क्वालिटी पर राजगोपाल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और साफ सफाई को लेकर भी राजगोपाल बहुत सख्त थे। उसने अपने स्टाफ के लिए कई बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस करे जो उस जमाने में छोड़ो इस जमाने में भी लोग नहीं देते। जैसे हर कर्मचारी के 2 बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, लाइफ इंश्योरेंस और पोंगल में पूरे परिवार के लिए नए कपड़े। ऐसी चीजों की वजह से सरवना भवन के कर्मचारी भी बहुत मेहनत करते। इनफैक्ट वो लोग राजगोपाल को भगवान समान मानते थे और उनको अन्नाची बुलाते। अन्नाची एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है बड़ा भाई। पर वही लोग जो राजगोपाल को भगवान मान रहे हैं वो ये नहीं जानते कि ये भगवान एक शैतान भी बन सकता है। वेदारण्यम से एक आदमी नौकरी की तलाश में चेन्नई आता है और फाइनली उसको सरवना भवन के के नगर ब्रांच में नौकरी मिलती है और उसके बाद पूरा परिवार चेन्नई शिफ्ट हो जाता है। परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी का नाम जीव ज्योति है। पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि अन्नाची उनकी जिंदगी बदल देंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अन्नाची ने जिंदगी तो क्या, उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी और कुछ ही महीनों में जीव ज्योति के पिताजी एक असिस्टेंट मैनेजर बन गए और रेस्टोरेंट के पास उनको एक घर भी दे दिया रहने के लिए, जिसका उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना था। कई साल बीत गए और परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई। जीव ज्योति फिर 15 साल की हो गई और वो बहुत खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती तो लोग उसको पलट कर देखते थे। जीव ज्योति के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने एक मैथ्स ट्यूटर को हायर किया जिसका नाम था प्रिंस सांता कुमार। ट्यूशन के बाद से लड़के के मैथ्स में नंबर अच्छे आने लगे और पूरा परिवार प्रिंस से बहुत इम्प्रेस हो गया। इसी समय राजगोपाल अपनी दूसरी शादी करते हैं। राजगोपाल दूसरी शादी कर रहे हैं पर उनका इंटरेस्ट जीव ज्योति की तरफ बढ़ता जा रहा है। पर इसमें अजीब बात यह है कि राजगोपाल की दूसरी बीवी एक्चुअल में उसके शेफ की बीवी होती है और शेफ ने राजगोपाल को इग्नोर करने की कोशिश की, पर राजगोपाल के दबाव और डर की वजह से बावर्ची ने अपनी बीवी ही राजगोपाल को दे दी। उसकी दूसरी शादी के 2 साल बाद भी राजगोपाल का
इंटरेस्ट जीव ज्योति में बढ़ता जा रहा था। राजगोपाल को कहीं से पता चलता है कि जीव ज्योति का अफेयर चल रहा है मैथ्स ट्यूटर प्रिंस के साथ। ये बात पता चलने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगा और उसके परिवार को प्रिंस के खिलाफ भड़काना शुरू करता है। वो परिवार को बोलता है कि उसको प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उस ट्विटर को हटा दो। पर जीव ज्योति का परिवार इस चीज को मानता नहीं है और प्रिंस उनके बेटे को ट्यूशन देता रहता है। जीव ज्योति के परिवार ने जब राजगोपाल की बात नहीं मानी तो वो गुस्से में उनका घर छीन लेता है और पिताजी की नौकरी भी। पैसे कमाने के लिए पिताजी मलेशिया चले जाते हैं जबकि उनका परिवार चेन्नई में है। और इसी दौरान 18 साल की जीव ज्योति अपने घर से भागती है और प्रिंस के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद वो साउथ चेन्नई के पास एक जगह कोट्टीवाकम में घर बसा लेते हैं। अब 2-3 साल प्रिंस और जीव ज्योति बहुत सुखी जिंदगी जीते हैं। पर 2001 के बाद उनकी जिंदगी में एक शैतान आ जाता है। 2001 में जीव ज्योति अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करती है। सपोर्ट देने के लिए प्रिंस भी इस बिजनेस में आ जाता है, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे लेवल पर बिजनेस की शुरुआत कर सके। तो इसीलिए जीव ज्योति अपनी माँ के पास जाती है कि माँ मुझे पैसे की जरूरत है। माँ कहती है कि मैं बस राजगोपाल को जानती हूँ जो हमें पैसे दे सकता है, और राजगोपाल तुरंत पैसे देने के लिए हाँ बोल देता है। उसी समय राजगोपाल एक ज्योतिष से भी मिलता है। ज्योतिष बोलता है कि अगर वह जीव ज्योति के साथ शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी में सफलता का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और राजगोपाल बोलता है मैं जीव ज्योति को अपनी बीवी बनाऊंगा। राजगोपाल जीव ज्योति को कहता है कि मैं तुम्हें लोन दूंगा पर 2 शर्तों पर। पहली शर्त, यह लोन तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और दूसरी शर्त, जब भी तुम्हें एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो तुम्हें कुछ पूजा करनी पड़ेगी। ये पूजा होगी वेल्लोर में, चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहां राजगोपाल के गुरु रहते थे। शर्त के हिसाब से हर फ्राइडे जीव ज्योति वेल्लोर पहुंचती, पूजा करती और फिर उसको इंस्टॉलमेंट दे दी जाती। पहले 2 फ्राइडे को राजगोपाल ने 50,000 रुपए थमाए उसको, और 5वें फ्राइडे को 5 लाख का एक चेक दिया। इस पैसे की बदौलत 23 अगस्त 2001 को फाइनली प्रिंस और जीव ज्योति ने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू की। राजगोपाल ने अपने मन में ये मान लिया कि जीव ज्योति मेरी बीवी है। अब राजगोपाल जीव ज्योति पर निगरानी रखने लगा। वो उसको महंगे महंगे गिफ्ट बेचता था, और अगर जीव ज्योति गिफ्ट लेने से मना कर देती थी वो उसको डरा धमका कर जबरदस्ती गिफ्ट देता। कुछ दिनों बाद जीव ज्योति को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बीमार हो गई थी। जब जीव ज्योति का वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब राजगोपाल अपने प्राइवेट डॉक्टर्स को लेकर हॉस्पिटल में घुसता है और जीव ज्योति को वहाँ से डिस्चार्ज कराकर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम घर जा सकती हो। और डॉक्टर्स उसके पति प्रिंस को बोलते हैं कि तुम्हें आना होगा हॉस्पिटल एक सीमेन टेस्ट के लिए। और डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। 4 दिन बाद राजगोपाल का एक बाउंसर प्रिंस को उठाता है, उसके घर से और सीमेन टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाता है। इधर प्रिंस को बोला जाता है कि वह शायद HIV पॉजिटिव है और उसको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसी दौरान राजगोपाल जीव ज्योति को कॉल करता है और कहता है कि प्रिंस को HIV है। वो कहता है कि प्रिंस उस पर काला जादू करा रहा है उसको और ग्लैमरस बनाने के लिए, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई। राजगोपाल कहता है कि प्रिंस ने तुम्हारे साथ शादी बस पैसों के लिए की है। वो तुम्हें ग्लैमरस बनाना चाहता है और फिर फिल्म इंडस्ट्री में डालना चाहता है जिससे वो पैसे कमाए। जीव ज्योति बोलती है कि ये सब बकवास है और वो फोन काट देती है। राजगोपाल अब गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर देर रात प्रिंस और जीव ज्योति का दरवाजा कोई खटखटाता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि राजगोपाल जीव ज्योति के परिवार के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा है। राजगोपाल जीव ज्योति पर बहुत गुस्से के साथ चीखता है। जीव ज्योति धमकी देती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। राजगोपाल अपना मोबाइल फोन जीव ज्योति के हाथ में थमाता है और बोलता है कर किसी भी पुलिस स्टेशन को कॉल कर। वो कहता है कि मैं चेन्नई के हर पुलिस कर्मी को जानता हूँ, किसी पुलिस ऑफिसर की मजाल नहीं कि वो मुझे छू पाए। फिर वो प्रिंस की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है कह दो इससे कि या तो वो मेरी तीसरी बीवी बनकर आए
या फिर चुपचाप मेरे साथ रहना सीख ले। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है फैसला लेने के लिए। राजगोपाल से बचने के लिए प्रिंस और जीव ज्योति के पास एक ही रास्ता है, चेन्नई से भागने का। वो अपने घर जाते हैं, पैकिंग करते हैं और भाग जाते हैं, पर उनको यह पता नहीं कि राजगोपाल ने भी उन दोनों के लिए अपना प्लान बना रखा है। जैसे ही वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, उनके सामने राजगोपाल के गुंडे आ जाते हैं, जो दिन में रेस्टोरेंट में काम करते हैं और रात में गुंडागर्दी करते हैं। ये गुंडे प्रिंस और जीव ज्योति को गोडाउन में ले जाते हैं, तो राजगोपाल वहाँ पहुँचता है। फिर राजगोपाल और उसके आदमी उसको पीटने लग जाते हैं। ये सब देखकर जीव ज्योति रोने लगती है। राजगोपाल जीव ज्योति के पास जाता है और कहता है, तुझे लग रहा है तू मुझसे भाग सकती है। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तेरे साथ जो मन करे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुझे पूरे रीति रिवाज से अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, ताकि तू जिंदगी भर मेरे साथ रहे। उनको 1 हफ्ते की डेडलाइन देता है फाइनल डिसीजन लेने के लिए और उनको घर जाने देता है। अगले दिन जीव ज्योति को राजगोपाल के गुंडे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल जीव ज्योति को धमकी नहीं देता, बल्कि उसकी मदद करता है। उसको बार बार सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें राजगोपाल के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। वो उसको सलाह देता है कि लोकल पुलिस के पास मत जाओ, क्योंकि उनके सर पर राजगोपाल का हाथ है। तुम चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के पास जाओ। किसी न किसी तरह वो घर से भागते हैं और कमिश्नर के दफ्तर पहुंचते हैं। जीव ज्योति 30 पेजेस की कंप्लेंट दर्ज कराती है राजगोपाल के खिलाफ। फिर प्रिंस और जीव ज्योति घर वापस जाते हैं। वो जैसे ही घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि राजगोपाल के गुंडे घर के बाहर खड़े हैं। प्रिंस और जीव ज्योति डैनियल को कॉल करते हैं मदद मांगने के लिए। डैनियल कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ। इसलिए अगले 6 दिन वो एक होटल में रहते हैं, इस उम्मीद में कि पुलिस उनकी कंप्लेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। जीव ज्योति इतनी डरी हुई है कि वो अपने होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। उसको राजगोपाल और खुद के परिवार की इंफॉर्मेशन बस डैनियल के जरिए ही मिल रही थी, और वो डैनियल को कहती है कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही। मैं जर्नलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाहती हूँ। डैनियल उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैंने तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स की है एक रिपोर्टर के साथ। तुम आज शाम एक टैक्सी लो और चेन्नई पौंडीचेरी हाईवे में पहुंचो। मीटिंग पॉइंट पर तुम्हें वहां रिपोर्टर मिलेगा। जैसे ही वो उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, उनको उधर 2 एम्बेसडर गाड़ियां दिखती हैं, जिन्होंने उनकी टैक्सी ब्लॉक कर दी है। इन गाड़ियों से बाहर निकलते हैं राजगोपाल के गुंडे, जिनके हाथ में चाकू है। दूसरी गाड़ी से कौन निकलता है? डैनियल। जीव ज्योति समझ जाती है कि डैनियल ने उनसे झूठ बोला है। जीव ज्योति अपने पति को छोड़ने से मना कर देती है। गुंडे उसको खींचकर राजगोपाल के पास ले जाते हैं। राजगोपाल जीव ज्योति को एक पेपर दिखाते हुए बोलता है, ये देख, जो शिकायत तूने पुलिस में दी थी, ये उसकी कॉपी है। मैंने तुझे बोला था मेरे खिलाफ पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो अपनी गाड़ी में जीव ज्योति को एक गांव के रास्ते ले जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, प्रिंस हमारे पीछे वाली गाड़ी में है। अगली सुबह वो गांव पहुंचते हैं। ये गांव अपनी तंत्र विद्याओं के लिए माना जाता है, जो अपनी जड़ी बूटियों और मंत्रों से काला जादू हटाते हैं। राजगोपाल इन लोगों के पास जीव ज्योति को ले जाता है और कहता है कि इस लड़की से प्रिंस का भूत उतारो। जीव ज्योति के माथे पर एक भस्म लगाई जाती है। उसी समय राजगोपाल का एक आदमी उधर भागा भागा आता है। वो राजगोपाल को साइड में ले जाकर बताता है कि प्रिंस गाड़ी से भाग गया है। राजगोपाल फिर जीव ज्योति को उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन जीव ज्योति को एक फोन आता है। दूसरी ओर लाइन पर प्रिंस है। वो बहुत डरा हुआ है। वो बोलता है कि राजगोपाल ने डैनियल को 5 लाख रुपए दिए थे उसे मारने के लिए, पर डैनियल ने मुझे भागने दिया। पर डैनियल ने मुझे वार्निंग दी है कि चेन्नई में अब कदम भी मत रखना और जीव ज्योति को कभी कांटेक्ट मत करना। पर जीव ज्योति प्रिंस को बोलती है कि तुम वापस आ जाओ, मैं अन्नाची के पैर पड़ जाऊंगी, उनसे माफी मांग लूंगी। प्रिंस वापस जीव ज्योति के पास आ जाता है। जीव ज्योति फिर राजगोपाल को कॉल करती है और कहती है कि प्रिंस वापस आ गया है, प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें माफ कर दो। थोड़ी देर बाद ही राजगोपाल उनके घर पहुँच जाता है। दोनों उसके पैर पड़ते हैं, पर राजगोपाल हिलता तक नहीं है। वो दोनों को अपने ऑफिस में
कैद कर देता है और सबसे पहले निशाना साधता है डैनियल पर। वो डैनियल पर चिल्लाता है कि क्या तूने प्रिंस को मारा? डैनियल कहता है हाँ। वो पूछता है कि कैसे मारा? डैनियल फिर झूठी कहानी सुनाने लगता है। फिर वो डैनियल को प्रिंस और जीव ज्योति दिखाता है। राजगोपाल फिर जीव ज्योति और प्रिंस के पास जाता है और उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाता है। किस लिए? ताकि वो उसी पेपर पर उनके नाम का एक स्टेटमेंट लिखे कि ये दोनों अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद वो सबसे पहले जीव ज्योति को उन्हीं तांत्रिकों के पास लेकर जाता है जिनके पास वो पहले गया था। फिर वो दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाता है, एक सुनसान जगह लेकर जाता है, प्रिंस को गाड़ी से घसीटता है और अपने एक गुंडे को बोलता है इसको खत्म कर दो। ये आखिरी बार है जब जीव ज्योति प्रिंस को जिंदा देखती है। फिर उसको राजगोपाल चेन्नई में कैद कर देता है। फिर जीव ज्योति को एक पंडित के पास लेकर जाता है जो फटाफट से कई चीजें करता है और जीव ज्योति के गले पर एक माला डाल दी जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। उस पंडित ने कुछ ही मिनटों में राजगोपाल और जीव ज्योति की शादी करा दी। जीव ज्योति डिप्रेशन में चली जाती है और खाना बंद कर देती है। उसके माता पिता उसको ऐसे देखकर परेशान होने लगे। वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो राजगोपाल के गुंडों से बोलते हैं कि हमें कुछ सामान खरीदना है मार्केट से। इसी बहाने से वो अपने गांव भाग जाते हैं। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं उनको उधर चेन्नई पुलिस दिखती है जो जीव ज्योति की तलाश में है। जीव ज्योति का परिवार पुलिस को हर चीज बताता है और पुलिस कहती है कि तुम चिंता मत करो, एफआईआर दर्ज करो राजगोपाल के खिलाफ चेन्नई में, हम सब हैंडल कर लेंगे। जीव ज्योति एफआईआर दर्ज कराती है। राजगोपाल के कई गुंडे इंक्लूडिंग डैनियल अरेस्ट किए जाते हैं। राजगोपाल को लगने लगता है कि पुलिस इस बार बिकेगी नहीं, इसीलिए मैं ही सरेंडर कर देता हूँ। उसको चेन्नई सेंट्रल जेल भेजा जाता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस राजगोपाल की पहली बीवी से भी मिलती है और उनको बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पति एक वुमेनाइजर है पर उसके कंधों पर हजारों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उसको प्लीज बेल दे दो। इंटेरोगेशन के दौरान डैनियल पुलिस को बताता है कि उसी ने प्रिंस का मर्डर किया और बॉडी कोडई कैनाल में फेंक दी। बॉडी ढूंढने के लिए पुलिस कोडई कैनाल जाती है। वो उस जगह जाते हैं जहाँ बॉडी फेंकी गई थी पर उधर उनको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन वापस चले आते हैं। पर 2 महीने बाद मुरुगेसन और रमन तमिलनाडु सरकार के 2 फॉरेस्ट गार्ड हैं जो कोडई कैनाल के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे और उनको बॉडी मिल गई। फॉरेस्ट गार्ड पुलिस को कॉल करते हैं। ये केस का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि हालांकि जब बॉडी कोडई कैनाल जैसे पहाड़ों पर डंप करी जाती है तो वो गिर जाती है और कभी मिलती नहीं है, पर मानो राजगोपाल का लक ही खराब था कि बॉडी बस 15 फीट गिरी और अटक गई। फरवरी 2002 में चार्जशीट फाइल करी जाती है और जनवरी 2003 के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। एक हिंदू न्यूज़पेपर का रिपोर्टर इस पूरे केस को कवर कर रहा था और वो कहता है कि मैंने राजगोपाल को कई बार देखा और उसके चेहरे को देखकर लगता ही नहीं था कि उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो तो ऐसे रहता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस दौरान उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। दुबई, सिंगापुर, यूएस, यूरोप, कनाडा और मलेशिया जैसे देशों में सरवना भवन खुल गया है। कई बार राजगोपाल जीव ज्योति के पास जाता यह कहने के लिए कि तुम केस वापस ले लो। 2004 में सेशन कोर्ट राजगोपाल के खिलाफ सजा सुनाता है। कोर्ट कहता है कि राजगोपाल एक्चुअली प्रिंस को मारना नहीं चाहता था और इसलिए हम उसको 10 साल की सजा सुना रहे हैं और 50 लाख रुपए जुर्माना। चेन्नई पुलिस इसके खिलाफ चेन्नई हाई कोर्ट में अपील करती है और 2009 में फाइनली चेन्नई हाई कोर्ट राजगोपाल को कन्विक्ट करता है मर्डर केस में और उम्र कैद की सजा सुनाता है। राजगोपाल सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत राजगोपाल को बेल दे देता है हेल्थ ग्राउंड्स पर और कहता है कि तुम जेल नहीं जाओगे जब तक ये पूरी कार्रवाई खत्म नहीं होती। कितना समय लगता है कार्रवाई खत्म होने में? 10 साल। 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुनाता है और कहता है कि राजगोपाल को उम्र कैद मिलेगी। राजगोपाल अब 72 इयर्स का हो गया है
और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है उसको कि तुम तुरंत सरेंडर करो। पर इस समय राजगोपाल डायबिटीज से गुजर रहा है, इसलिए सरेंडर के 4 दिन पहले वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। 5 दिन बाद उसके लॉयर सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि उसका सरेंडर डिले कर दिया जाए। उसी दिन उसको एम्बुलेंस से चेन्नई के सरकारी हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिट किया जाता है और 18 जुलाई 2019 को राजगोपाल को हार्ट अटैक आता है और चेन्नई के विजय अस्पताल में उनका निधन हो जाता है। राजगोपाल की आखिरी ख्वाहिश थी कि जिस दिन वो मरे उस दिन सरवना भवन के सारे आउटलेट्स खुले रहें। अपने ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजगोपाल ने एक बार भी कबूल नहीं किया कि उसने प्रिंस का मर्डर किया था। जीव ज्योति ने कहा, मेरे घाव तो अभी भी नहीं भरे, मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि वो बिना सजा काटे मर गया। उसने मेरे साथ जो किया मैं जब तक जिंदा रहूंगी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे पति को इंसाफ नहीं मिला। पी राजगोपाल की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद अपनी जिद, जुनून और अंधविश्वास के कारण बर्बाद हुआ। यह घटना भारतीय समाज के लिए एक चेतावनी है कि चाहे आप कितने भी बड़े या शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय का पहिया अनंत घूमता है और अपराध का अंत सजा ही होती है। और मैं आपको बता दूं, इस कहानी के ऊपर एक मूवी बन रही है जिसमें डिटेल में हर बात बताई जाएगी। अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ये कहानी शेयर करें ताकि उनको भी जीव ज्योति की संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में पता चले। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।